ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नंबर सिस्टम में चल रहे थे। अब नंबर सिस्टम में हम लोगों का काफी काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं कवर किए हैं या जो अभी आज नए आए हुए हैं वो प्लीज जा करके पहले दूसरी वीडियोस देख लो जो पहले वीडियोस पढ़ चुकी हैं। आफ्टर दैट फिर से ये जो नई वीडियो अभी यहाँ पे मैंने बताई हुई है ये वीडियो मींस डेडिकेटेड होगी आपके पूरा का पूरा साइक्लिसिटी। पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में साइक्लिसिटी कंप्लीट कर रखी है। अब साइक्लिसिटी क्या होती है अगर आपको ये जानना है तो पीछे चले जाओ। फिलहाल एक दो क्वेश्चन साइक्लिसिटी के और मैं आज करा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग बेसिकली चले जाएंगे फ्रैक्शंस वगैरह के पार्ट में। ठीक है, तो आप देखते हैं। सो सबसे पहले बात तो हम लोगों ने कल काफी सारे साइक्लिसिटी के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये अभी भी नंबर सिस्टम ही चल रहा है और क्वेश्चन क्या है जरा इसको ध्यान से देख करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 17 to the power 43 multiplied by 28 to the power 21। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 43 एंड 28 टू द पावर 21। अब ये जो क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाते हैं, अब यूनिट डिजिट का मतलब आपको पता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि 17 टू द पावर 43 कौन सॉल्व करेगा। आफ्टर दैट 28 टू द पावर 21 सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद देखना है यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। अगर हमें सिर्फ 17 इंटू 28 दिया होता, 17 इंटू 28 दिया होता तो हम आसानी से निकाल लेते कि भाई 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, जो यूनिट है वही यूनिट बन जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी जो अभी तक की मैथमेटिक्स चलती आ रही है। सो इसके इस तरह के क्वेश्चंस को करना मैंने कल आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, जिसमें साइक्लिसिटी इंपॉर्टेंट थी। तो साइक्लिसिटी की एक टेबल दी थी मैंने। ठीक है, उस टेबल को यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, जरा इसको जो भी कर सकता है देखो। आगे चलते हैं फिर इसमें। बताओ क्या हो सकता है इसमें, करने की कोशिश करो फिर बताओ क्या सॉल्यूशन रहेगा इसका। क्या रहने वाला है इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पहली चीज तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो अभी नया आए हुए हो उनको तो मैं पहले ही बता दूं कि पिछला वाला लेक्चर वो कर लेना, देख लेना एक बार। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा साइक्लिसिटी चक्रीयता ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज फिर वही रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहला लेक्चर मिस करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ भी जरा देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक्चुअली में है 17 टू द पावर 43 मल्टीप्लाइड बाई 28 टू द पावर 21। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें यूनिट डिजिट वर्क करनी है। तो इसमें मैंने आप लोगों को अलग अलग मेथड करने के लिए बताया हुआ था। तो पहला मेथड आप ऐसा करो कि साइक्लिसिटी ढूंढने की कोशिश करो। तो साइक्लिसिटी क्या मिलने वाली है, किसकी साइक्लिसिटी ढूंढनी पड़ेगी आपको। साइक्लिसिटी किसकी ढूंढी जाती है, जो बेस नंबर होता है। साइक्लिसिटी याद रखना, सुन लो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन अभी किए नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, तो जो बेस नंबर होता है, बेस नंबर यानी कि फ्लावर नहीं, बेस, ये जो बेस है इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट में जाना है, इसके इकाई के अंक में जाना है। यानी कि इसके इकाई का अंक क्या है, 7 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो 7 और 8, तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर 7 एंड 8, इन दोनों की साइक्लिसिटी क्या होती है। इन दोनों की साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिक क्या 4 होती है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 और 8, इन दोनों की साइक्लिसिटी हमारे पास क्या है, 4 है। क्लियर बात है, यहां तक समझ आ गया।
ठीक है। तो जब आपको पता लग गया कि 7 और 8 दोनों की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, क्योंकि मैंने कल टेबल बनवाई थी, आप लोगों को याद है टेबल वो, ठीक है, वो टेबल याद रखना, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगर आपको साइक्लिसिटी पता लग गई कि इन दोनों की साइक्लिसिटी जो होने वाली है वो क्या है, 4 होने वाली है। ठीक, सो साइक्लिसिटी 4 हो गई। अब बताओ इसके आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं। इसके आगे ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, ठीक है, तो हर पावर को डिवाइड करना है, आपको करना है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि 17 की पावर 43 के लिए, ठीक है, इसकी जो साइक्लिसिटी हमें मिली क्या, 4 मिली, तो सेकंड स्टेप में 43/4 करेंगे, क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका, 3 आ रहा है रिमाइंडर, ओके, ठीक, तो इसका रिमाइंडर 3 आ गया, ओके। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से हम लोग 8 की साइक्लिसिटी के लिए, ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम लोग जाते हैं 28 टू द पावर 21 के लिए, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो 21 की पावर यानी जो पावर होती है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या रिमाइंडर बचने वाला है इसमें, इसका रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 1। बात समझ में आ गई बात, क्या रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, मतलब जो डिवाइड करने के बाद बचता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, ये देखो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, तो मुझे समय लग रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 20 सेकंड ओनली, ठीक है। क्या करना है, आप 7 और 8 की साइक्लिसिटी आपको याद रहनी चाहिए कि 4 होती है, 4 से इसको डिवाइड करना है फटाफट करके, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, 20 सेकंड ज्यादा बोल दिया, 15 सेकंड ओनली, सेकेंड्स में सॉल्व करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, तब जाकर के आपका एसएससी या जो भी आपका सपना है, जिस भी एग्जाम क्रैक करने का सपना है वो क्रैक हो सकता है। तो आपको इतनी स्पीड बनानी है, ये स्पीड कैसे बनती है, प्रैक्टिस से बनती है। मैं मुझे समझाना है हर एक स्टेप को कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है, इस वजह से देर लग रही है, अदरवाइज आपके लिए मैं पहले बता दूं, सिर्फ और सिर्फ लगना चाहिए 15 सेकंड्स मैक्स टू मैक्स, क्लियर बात है, ठीक है। तो जरा ध्यान समझो, ये तो हमारे 3 स्टेप हो गए, क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक तरह से अगर हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक 17 की पावर 43 एंड एक 28 टू द पावर, समझ में आई बात क्या, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होने वाला है, दोनों की साइक्लिसिटी के हिसाब से आपको ये पता लग गया, ठीक है। तो अब बताओ क्या करते थे हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, हम लोग करते थे कि जो हमारा ये वाला पावर है, मतलब जो हमारे पास क्या मिलती थी, जो भी हमारा यूनिट का प्लेस होता था उसकी पावर वो चढ़ा देते थे, जो रिमाइंडर होता था। तो 7 की पावर अगर 3 चढ़ाएंगे तो क्या आने वाला है, 343 आने वाला है। इसी तरह से 8 की पावर अगर हम 1 चढ़ाएंगे तो क्या आने वाला है, 8 ही आने वाला है, आएगा क्या, आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्या करने की, इनके हम लोगों को करना है, यूनिट डिजिट उठाने हैं, यूनिट डिजिट उठा करके आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ में आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट उठाओ आप लोग, 3 और 8 उठा लिया, इनका मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 24। अब 24 जो होगा इसका यूनिट डिजिट जो रहता है वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आया क्या, देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, ये देखो ये है, ये 5 स्टेप में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, 5 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। आप लोग ये जो मैंने 5 स्टेप लिखे ना, ये सब मेंटल सॉल्यूशन होगा। अभी आप लोगों को जब मैंने फास्ट मैथ्स पढ़ाई थी, ठीक है, फास्ट मैथ्स अभी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, ठीक है, आपको फिर से रिपीट किया जाएगा वो सब, फास्ट मैथ दोबारा से लेक्चर सुनिए उसके, कोई टेंशन नहीं है। बट फास्ट मैथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पेन नहीं यूज करना होता, सारा खेल किसका है, माइंड का है। और जब सारा खेल माइंड का है, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि सारी कैलकुलेशन माइंड में होने लग जाए, और ये किससे होगी, प्रैक्टिस से। तो जरूरी नहीं है कि इतना सा क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन बड़ा भी तो हो सकता है, ठीक है, यही क्वेश्चन बॉडमास की सीरीज में तो अंदर आ सकता है, समझ रहे हो ना, बॉडमास सिंपलीफिकेशन की सीरीज में अंदर आ सकता है, तब क्या करोगे, तब आप इसको इसे लिखते हुए सॉल्व करोगे, तो उसके बाद बॉडमास का क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। सो दैट इस वजह से आपको क्या करना है, ये पांचों के पांचों स्टेप जो करने हैं आपको, वो सॉल्व करने हैं किस वे में, ये पांचों के पांचों स्टेप्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटली सॉल्व करने हैं। नई बात समझाई, ठीक है। तो देखो फिर से मैं इसको समझा देता हूं जिनको नहीं समझ में आया है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 43 इनटू 28 टू द पावर 21, ठीक है। तो
इसका सॉल्यूशन के लिए साइक्लिसिटी आपको जाननी जरूरी है। साइक्लिसिटी टेबल मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। साइक्लिसिटी टेबल क्या होती है ये मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जरा उसको देख लेना। आफ्टर दैट यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले साइक्लिसिटी जाननी पड़ी। किसकी साइक्लिसिटी, जो बेस नंबर होता है, ये तो पावर्स हैं, ये क्या है, पावर्स है, घात बोलते हैं हिंदी में, और पावर से एक्सपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये पावर्स हैं, इन पावर्स की कुछ नहीं करना है आपको, उतारना है वो क्वेश्चन। और जो बेस नंबर है, इसमें बेस नंबर 17 है, इसमें बेस नंबर 28 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जाना है, उनकी साइक्लिसिटी निकालनी है, साइक्लिसिटी की टेबल होती है, ठीक है, वो याद करनी पड़ेगी आप लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए। तो 7 और 8 इन दो, ये दोनों जो यूनिट प्लेस के नंबर्स हैं, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना, तो यूनिट प्लेस के नंबर्स का हमें साइक्लिसिटी निकालनी है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 और 8 क्या हो जाएगा, 4 आता है, आप देख लेना वहां पे यूनिट साइक्लिसिटी टेबल में, ठीक। आफ्टर दैट फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, 17 टू द पावर 43 है, तो 7 की जो साइक्लिसिटी थी वो कितनी थी, 4 थी। तो इसके पावर्स के पास जाओ, पावर को डिवाइड करो 4 से, जो रिमाइंडर बचे वो लिख लो। सेकंड स्टेप समझ में आ गया। तो ये दो जो स्टेप है एक्चुअली में, तो ये दो जो स्टेप हैं ये एक्चुअली में स्टेप एक ही है, बिकॉज दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दैट इज व्हाई दो स्टेप बना दिए मैंने उसको। एक्चुअली में वो एक ही स्टेप है, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से 28 की पावर 21 है, तो 21 को भी 4 से डिवाइड करो, क्योंकि साइक्लिसिटी 8 की भी 4 है, तो दोनों का रिमाइंडर मिल जाएगा आपको। जो यूनिट प्लेस नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी यूनिट प्लेस 7 मिला हुआ था, जैसे इस पहले वाले का यूनिट प्लेस 7 था और उसका रिमाइंडर था 3, इसकी पावर लगा दो, निकालो आंसर क्या आता है, 343। इसी तरह से 8 की रिमाइंडर 1 क्या आता है, 8 आता है। 3 और 8 इन दोनों के बीच का सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई, तो 3 और 8 को 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 24। इसका जो यूनिट प्लेस होगा वही आपके इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का यूनिट प्लेस मिलने वाला है, यूनिट प्लेस मिलेगा। समझ में आई बात क्या, तो ये 5 स्टेप हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं ये मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा 15 सेकंड्स 20 मिनट्स में आपका मेंटली हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए चाहिए होगी आपकी प्रैक्टिस। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इस तरह से का, ठीक है। तो सगली सीरीज जिसको अच्छे से आती होगी वो अच्छे से कर लेगा, इसको देख लो, जो ना समझ में आए फिर से पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो क्या है, फाइंड दी यूनिट्स डिजिट ऑफ 137 की पावर 43, 137 टू दी पावर 43, ठीक है। मैं आप लोगों को 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपको 10 सेकंड्स रोक कर लो, पॉज कर लो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जिन्होंने साइक्लिसिटी पढ़नी हुई है कल की लेक्चर की, और आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है, क्या सॉल्यूशन होने वाला है, मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी करो। 137 टू द पावर 43, हो गया, ठीक है। जिन्होंने साइक्लिसिटी पढ़ी है बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ पे स्टेप्स बनाने की जरूरत नहीं है। मेंटली देखो, मैं मेंटली करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका 137 का मैंने क्या उठाया, यूनिट प्लेस उठा लिया, पावर 43 थी, ठीक है। तो यूनिट प्लेस उठाया इसका, अब यूनिट प्लेस 7 है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, इसकी साइक्लिसिटी है 4, तो 43 जो हमारी पावर है उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या मिलने वाला है इसका, 3 मिलने वाला है। और 7 की पावर 3 क्या होता है, 3 4 3, तो 3 जो होगा वो इसका यूनिट प्लेस होता है। ये मेंटली करना है, बस एक खेल है इसका साइक्लिसिटी का, वो क्या है, बस साइक्लिसिटी आप जानो, पावर को डिवाइड करो, रिमाइंडर जो आ रहा है उतना ही 7, मतलब जिसकी भी साइक्लिसिटी निकाली आपने उसकी पावर चढ़ाओ, देखो क्या आंसर आ रहा है, उसका जो यूनिट प्लेस होगा वही उसका यूनिट प्लेस होगा। नई बात समझ आ रही है, इतना इजी चल रहा है।
क्लियर है? साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले अब। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या ले लेते हैं हम लोग? फ्रैक्शन में चलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब। ये नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम के बाहर चले गए हैं, लेकिन अब हम लोगों को नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम के टॉपिक में हम लोगों को नंबर सिस्टम के टॉपिक में हम लोगों को अभी पढ़ना है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहला तो बात है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को अगर जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है संख्या पद्धति। ठीक है, और ये है हमारा फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। जिसको नहीं समझ में आता है इंग्लिश में, वो हिंदी में भी समझ लो। ठीक है, अच्छा बात करते हैं भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में। सबसे पहली बात तो फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात तो ये नया टॉपिक मिला है आपको, तो क्या होता है भाई फ्रैक्शन, ये बता दो। फ्रैक्शन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ठीक है, कि फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग की वीडियोस में, आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के लिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर्स जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, बताया था। लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं होते। समझ में आई बात? क्या रेशनल नंबर समझ में आता है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो सारी परिमेय संख्याएं भिन्न हो, सॉरी, सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन सारे भिन्न क्या होंगे? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। तो जरा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो कब पता लगेगा आपको? जब आप फ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि भाई फ्रैक्शन जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एंड क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही जो डेफिनेशन रेशनल नंबर की है, यही तो रेशनल नंबर भी है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। तो फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आ जाता है? क्या चीज ऐसी है जो फ्रैक्शन को डिफरेंशिएट करती है रेशनल नंबर होने से? ठीक है, तो आप समझते हैं पहले। ये डेफिनेशन थोड़ी सी हटा करके हम लोग अलग डेफिनेशन में चलते हैं। बताओ, जिसको थोड़ा बहुत पता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी गलत सही जो भी पता है एक्सप्लेन करो। ठीक, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा यहाँ पर? ठीक है, हाँ चलो बोलो बोलो, कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है? देखो फ्रैक्शन, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई रेशनल नंबर ले लिया, उसको हम लोग कट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया 3/6 ले लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कट कर लिया कि भाई हाँ चलो 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 एंड देन ये बन जाएगा। ठीक, लेकिन क्या आपको ये पता है फ्रैक्शन कैसे सिखाया जाता था बचपन में? बचपन में आपको पता है ना कि बचपन में आपको, अगर मान लिया मैंने ये सर्कल लिया और इसके मैंने 6 बराबर पार्ट्स कर दिए, या कितने पार्ट्स हो गए, जितने भी पार्ट्स हो गए उतने मैंने बराबर पार्ट्स कर दिए इसके। ठीक है, सो अब ये इसी तरह से बचपन में सीखा हुआ है फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, बट रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन और फिर रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस आ जाता है? भाई अगर मैंने इसको कलर कर दिया, जस्ट मैंने इसको ये पार्ट कलर कर दिया, ये पार्ट कलर कर दिया, ठीक है, और ये पार्ट कलर कर दिया। ठीक है, एक और कर लेते हैं कोई कलर, ये कलर। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनने वाला है बताओ? 4/1 2 3 4 4/8 बनने वाला है।
ठीक है, तो क्या आप इस 4/8 को 1/2 लिख सकते हो? क्या कर सकते हो इसको? तो आपको ऐसा कैसे पता लगेगा कि ये 1/2 पार्ट यानी कि इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया? क्या आप इसको भी 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? इसको भी 1/2 लिख दोगे? यही अंतर यही अंतर है। फ्रैक्शन को कभी भी सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा, जबकि रेशनल नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है। समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो फ्रैक्शन को कभी सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही चीज यही एक अंतर आ जाता है कि फ्रैक्शन को आप कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर बात है? ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको पूरा फ्रैक्शन का साइज पता होना चाहिए। एट एट फ्रैक्शन के साइजेस हैं, आपको कैसे पता कि ये 1/2 और ये दोनों पार्ट बराबर लग रहे हैं क्या? जबकि अगर ये रेशनल नंबर्स होते तो 1/2 आप बराबर रख सकते थे। नहीं बात समझ आई? ठीक है, सो यही मेनली डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात तो वही फॉर्मेट, वही चीज जो अभी मैंने बताई आपको कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जिसमें q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और यही सेम डेफिनेशन रेशनल नंबर की है, यही सेम डेफिनेशन रेशनल नंबर की है। प्रॉब्लम क्या है कि रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन रहेगा, रेशनल नंबर हमेशा सिंप्लीफाई हो सकता है, किसी भी नंबर सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, किसी एक नंबर को लो, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर सकते हो। ठीक है, बट फ्रैक्शन में ऐसा नहीं करना, अदरवाइज वो फ्रैक्शन नहीं बन पाता। क्लियर बात है? वरना आप पता ही नहीं लगा पाओगे फ्रैक्शन कितने बड़े साइज का हुआ था। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज है। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर समझ आ गया? नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो समझो, इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये दो पार्ट होते हैं। अब इसको अंश और हर बोल दो, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो या जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है, बोल सकते हो। न्यूमरेटर क्या शो करता है? एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या शो करता है? एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या पार्ट क्या शो करता है, आप बता सकते हो? तो याद रखना, किसी भी एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर साइज ऑफ फ्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, साइज ऑफ फ्रैक्शन मतलब पिज्जा लिया, पिज्जा खाते हो ना आप लोग? ठीक है, पिज्जा खाते हो, स्मॉल पिज्जा के 4 पीस ही किए जाते हैं, यही मीडियम पिज्जा के 6 पीस किए जाते हैं, लार्ज के 8 कर सकते हो, या फिर अपने आप से कस्टमाइज करवा सकते हो, यही तो होता है। ठीक है, वैसे खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतनी चीज बताना चाह रहा हूं उस चीज से, क्योंकि साइज ऑफ फ्रैक्शन बताता है। ठीक है, कि भैया 12 पार्ट्स हैं, मैंने लार्ज पिज्जा के 12 पार्ट्स या 8 पार्ट करवा लिए, ठीक है, पीसेस करवा लिए, ठीक है, कि 12 पार्ट्स में से 3 पीसेस खा लिए गए हैं, तो 3/12 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसको 1/4 लिख दोगे क्या? नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, फ्रैक्शन को हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 से, तब तो ओके है, क्योंकि 0/0 खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन ही खत्म हो गया। ठीक है, अदरवाइज और किसी नंबर से उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बताने चाहता हूं मैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो डिनोमिनेटर इसका शो करता है साइज ऑफ फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर क्या शो करेगा? हाउ मैनी, मतलब आपको कितने पार्ट्स या कितना पार्ट उसका खत्म हो चुका है या सेडेड हो गया है। ठीक है, या फिर इंक्लूड कर लिया गया है, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, ये शो करता है हाउ मेनी पार्ट्स, अब इंक्लूडेड है या कुछ भी है, जो भी है। तो एक पूरा का पूरा साइज ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जिस कोई एक पूरा साइज दे लिया, उसका फ्रैक्शन आपको डिनोमिनेटर शो करता है, यानी क्यू शो करता है, न्यूमरेटर हाउ मेनी पार्ट्स उसको वो शो करता है। तो होपफुली आपको रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन में आप डिफरेंस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर बात है? ठीक है, इसको कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन में नहीं बदलना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में सिंप्लीफाइड वे में दिया जा सकता है, बट मैं एक स्टैंडर्ड वे को बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या चीज होती है, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली में, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। बाकी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बात अलग है। ठीक है, वो बात अलग है। क्लियर? चलो, तो यहाँ ये पार्ट समझ में आ गया, फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन समझ में आ गई, सब चीज समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग मींस कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, हर एक टाइप के फ्रैक्शंस आपको BODMAS यानी सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग आज पढ़ लेते हैं, एक गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है उसमें। ठीक है, हमें एक गो थ्रू लेना है, एक एक पार्ट को गो थ्रू कर लेते हैं कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो आप बता सकते हो कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, कुछ भी ऐसा? बताओ बताओ। हिंदी में बताना चाहते हो तो हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बताना चाहते हो तो इंग्लिश में बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन अब बताओ, जो भी जितना भी आपको पता है वो बता सकते हो। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको नहीं पता है जरा इधर ध्यान दे लो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का है। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग अभी पार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जरा इस पेज में हम लोग यही तो समझेंगे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। चलो, जिसको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जरा फटाफट मुझे बता दो, कुछ पता है प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में? अच्छा, प्रॉपर मतलब क्या होता है, क्या लगता है प्रॉपर मींस क्या? प्रॉपर एक वर्ड जोड़ दिया मैंने, प्रॉपर मतलब क्या होता है, कुछ पता है? डेली लैंग्वेज की भाषा में प्रॉपर होना चाहिए, कोई चीज प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? क्या होना चाहिए? इवनली होना चाहिए। अच्छा, इवनली बोलो, ठीक है। तो इवन इवन होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब होता है सेटिस्फाइड। प्रॉपर यानी कि जिस पेज के लिए, जिस चीज के लिए वो बना हुआ है, वो पूरी तरह से इवन। क्लियर बात है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप कब कर सकते हो? जब आपका, मैंने भी बताया, डिनोमिनेटर क्या होता है, साइज ऑफ फ्रैक्शन को शो करता है। डिनोमिनेटर साइज ऑफ फ्रैक्शन को शो करता है। तो क्या साइज ऑफ फ्रैक्शन से मतलब कि पूरा जितने भी चीज का फ्रैक्शन आप कर रहे हो, साइज ऑफ फ्रैक्शन से बड़ा हो सकता है क्या न्यूमरेटर कभी? होता है, होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। समझे? वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो। सो प्रॉपर इन द सेंस, क्या चीज? सैचुरेटेड या सेटिस्फाइड, आप किसी भी तरह का वर्ड का यूज कर लो, जो भी आपको समझ में आ रहा है। संतृप्त है पूरा का पूरा फ्रैक्शन, कि भैया 8 चीजें थी उसमें से 2 चीजें हट गई। 8 इक्वल चीजें थी, बना रहे थे कोई एक शेप बना रहे थे, उसमें से 2 चीजें हटा ली गई, 2/8 उसका फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह के जब भी फ्रैक्शन मिलेंगे, जिसमें याद क्या रखना है कि जो भी आपका न्यूमरेटर होगा, जो भी आपका न्यूमरेटर होगा, वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो भी फ्रैक्शन होता है वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरह के फ्रैक्शन में जब भी न्यूमरेटर आप देखोगे, तो हमेशा न्यूमरेटर से छोटा होगा। क्लियर बात है? तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कराते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बता दो, लाइक 3/8, 5/6, ठीक है, एक्सेट्रा। देख रहे हो यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है फिर इस हिसाब से? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 8/3 लिख देते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या 6/5, ये सब जितने भी रहेंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। नहीं समझ में आया ये? आगे समझ में? तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, टाइप्स हर चीज के बनाए गए हैं। हालांकि भले रियल लाइफ में ये चीज एग्जिस्ट करे ना करे, रियल लाइफ में तो नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा ये चीज, क्योंकि आप किसी भी चीज के पार्ट कर रहे होगे तो वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है, बट फिर भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में इसको रखा गया है। 2 टाइप समझ में आ गए?
अभी टाइप्स खत्म नहीं हुए हैं, नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं। ठीक है, और कौन से टाइप आप लोगों ने सुने हुए हैं बताओ? मिक्स्ड फ्रैक्शन और ठीक है, कौन सा बोला अभी? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला। चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा थर्ड टाइप, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसी के साथ साथ एक और टाइप का फ्रैक्शन है जो बहुत कंफ्यूजन देता है। कौन सा पता है किसी को? डेसिमल फ्रैक्शन इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसी के साथ साथ एक और फ्रैक्शन होता है, वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा क्योंकि एक ही जैसे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों लगभग एक तरह के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में अभी जब आप लोगों ने बताया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताओ क्या हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? बताओ बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है जरा समझ लो। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है कि आप दो अलग अलग फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो। नहीं समझ में आया? समझो। ठीक है, देखो, पहली चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग समझ लेते हैं। मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास एक तो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, और फ्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा, एक इंटीग्रल पार्ट भी होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक इंटीग्रल पार्ट होगा। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है? एक इंटीग्रल पार्ट होगा और फ्रैक्शन भी उसी के साथ होगा। ठीक है, तो प्लस फ्रैक्शन। ठीक, तो एक इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल भी दे लेते हैं इसी का। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन। इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई एक पूर्ण संख्या होगी। फ्रैक्शन पूर्ण संख्या में नहीं आता ना, फ्रैक्शन पूर्ण थोड़ी ना होता कभी भी, कंप्लीट नंबर थोड़ी ना होता है। तो एक कंप्लीट होल नंबर चाहिए, तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ये कंप्लीट होल नंबर है, और उसके साथ साथ फ्रैक्शन भी होना चाहिए। तो अब मैंने 1/3 लिख दिया। नहीं बात समझ आई? ठीक है, सो इस तरह के फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 + 1/3 भी लिखा जा सकता है इसको। नहीं समझ आया? ठीक है, सॉल्यूशन भी आप समझ लेना। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन बताओ, 7/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये होता है, याद रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे करना होता है, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी टाइप का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 5 1/6 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या करना क्या होता है। सबसे पहली बात तो अगर आपको ये समझना है, ठीक है, सबसे पहले बात तो अगर आपको ये समझना है यहाँ पर, कोई नहीं, देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपको ये समझना है कि 5 1/6 जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आप या तो ये मेथड यूज कर सकते हो जो मैंने ऊपर बताया हुआ है, या फिर आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड जिसे बोल सकते हैं, जो आपको हेल्प करने वाला है।
कि 5 लिखा हुआ, यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 5 और 6 का, और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 से, तो 30 प्लस 1 31/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हो डायरेक्ट वाला, या फिर आप बीच में प्लस लगा लो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के, एंड देन फिर एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर लो। तो ये दोनों मेथड हैं, और इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन फिर किसे बोलते हैं सर, है ना? तो बात आ रही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन फिर किसे बोला जाता है, भाई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसे बोला जाता है जरा देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोला जाता है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो भैया दो अलग अलग फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं और उसको भी फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, जस्ट लाइक 2/3 एंड 5/6, ये होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। समझ में आ रही बात क्या? तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इस तरह के फ्रैक्शंस बहुत बार मिलेंगे आप लोगों को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है, तो आप पूछोगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो जस्ट लाइक कि अगर मैंने कोई एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया, यहाँ पे a/b/c/d दे दिया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो a/b पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखो, यहाँ पे डिवीजन वाले जो साइन है ये लगा दो, और c/d लिखो, ये तो समझ में आया, आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि a/b डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, इसको d/c में बदल दो, जो कि आपका आ जाएगा ad/b। इस तरह से ये सॉल्व किए जाएंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, याद रहेगा? अभी मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, लेकिन जब बॉड मास आप लगाने जाओगे तो बहुत बीच में इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलने लग जाएंगी आपको। ठीक है, तो उससे उससे अच्छा है कि आप पहले से ही बहुत बेसिक से समझते चलो। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दोनों फ्रैक्शन समझ में आ गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, और बताओ, और किसी टाइप का फ्रैक्शन बचा, या पता पता है आपको कुछ? बताओ बताओ, और किसी टाइप का फ्रैक्शन बचा हुआ है? ठीक है, अभी दो टाइप के फ्रैक्शन और बचे, दो नहीं एक टाइप का फ्रैक्शन और बचा हुआ है, जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या नाम है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब हम्म, उसी के बराबर। सब इक्विवेलेंट का मतलब आप दे सकते हो, बराबर तो वर्ड इक्वल हो जाता है, इक्विवेलेंट का मतलब समान, समान भिन्न किसे बोलते हैं। ठीक है, सो इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन है फिफ्थ नंबर एंड लास्ट फ्रैक्शन, ठीक है, वो है इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जरा इक्विवेलेंट का मतलब भी मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले को समझ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं समान भिन्न। हाँ, सरल, हाँ ठीक है, फिलहाल समान भिन्न, सरल भिन्न बोल लो चाहे जिस भी तरह से बोल लो, आप आपकी ऊपर बात है। ठीक है, जो भी जिस तरह से भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, काम है समझना, मैथ्स का काम है समझना, इंग्लिश में समझो, हिंदी में समझो, उर्दू में समझो, संस्कृत में समझो, आपकी मर्जी। ठीक है, बस समझ जाओ, ताकि वहां पे जब एग्जाम में आए कर लो, बस मेरा टारगेट तो यही है। ठीक है, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे दो फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे दो फ्रैक्शन, ठीक है, जिनको अगर आप चाहे उनको रिड्यूस कर दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाए, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टाइप के फ्रैक्शन को शो करने लग जाए। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक टाइप का फ्रैक्शन ले लेते हैं, बताओ, मैंने ले लिया 3/2, ठीक है, और एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने 18/12। ठीक है, तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आपसे पूछा जा रहा है इस टाइप का। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तीन रेशियोज अलग अलग दे दिए जाएंगे, उनसे बोला जाएगा कि कोई यही सब चीज वहां पे यूज होती है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3/2 और 18/12 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? ठीक है, एक और लिख देता हूँ,
क्या ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं? ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, तो अगर आपको इक्विवेलेंसी चेक करनी है किसी भी टाइप के फ्रैक्शन की, ठीक है, इक्विवेलेंसी चेक करनी है, ठीक है, तो आप चेक कैसे करोगे? इनको रिड्यूस फॉर्म में कर दोगे, ये सब चीजें रिड्यूस कर दोगे। रिड्यूस फॉर्म करने का मतलब है आप तब तक रिड्यूस कर दो, समझ रहे हो, सिंप्लीफाई कर दो, उनको सरल भिन्न में चेंज कर दो। ठीक है, कैसे? 3/2, ये दोनों तो प्राइम नंबर है, इनका कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, फिर ये 18/12 है, जरा इसको 6 से अगर मैं रिड्यूस करना चाहूंगा तो 3 निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 3/2 आएगा ये भी। ठीक है, देखो रिड्यूस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो मना किया था मैंने फ्रैक्शन में करने के लिए, ठीक है, तो मैं रिड्यूसमेंट कर रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई ये इसके बराबर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, बस देखना चाह रहा हूं, भिन्न को बदल नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ देखना चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से 18 से इसको कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3/2। इसको 18 से रिड्यूस किया है, इसको मैंने 6 से रिड्यूस किया हुआ है, इसको मैंने 18 से रिड्यूस किया हुआ है, याद रहेगा, और इसको 1 से रिड्यूस किया हुआ है, बस समझ में आया? तो क्या तीनों 3/2 3/2 3/2 निकली आफ्टर रिड्यूसमेंट? ठीक, इससे ये पता लगता है कि ये तीनों जो फ्रैक्शंस थे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे। नहीं बात समझ आई? तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि ये कोई 2-3 फ्रैक्शंस अगर दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि क्या ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो आप उनको रिड्यूस कर लो। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? लास्ट वन, एंड आपका ये फ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा बता सकते हो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो आप लोग, कैसे कंपेयर कर सकते हो दो फ्रैक्शन को? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं। सो कंपैरिजन आपको करना है दो फ्रैक्शंस को, दो फ्रैक्शंस हैं, एक 5/9 है और एक 7/3 है। ठीक है, अब इनको कंपैरिजन करना है। 7/9 है, अच्छा 5/7 एंड 7/9, 5/7 एंड 7/9, ये दो फ्रैक्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, इनको जरा कंपेयर कर लो, कंपेयर करो, बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शंस में यही तो जानना है, ये तो मैं सिंप्लीफाइड वे में दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब ये जानना है इसमें कि एक इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, या दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आप यही इसी चीज को बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, क्या मेथड आप यहाँ पे यूज करने वाले हो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में के लिए? डिवाइड, जो भी करना है करो, बताओ मुझे। 7/9 क्या है? 7/9, हाँ क्या बोलो? 5/7 क्या है? बड़ा है। और कोई बताना चाहेगा इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा बिगर फ्रैक्शन है या ग्रेटर देन है? 7/9। अरे कैसे, ये जान कैसे पा रहे हो, ये तो बता दो मुझे। हाँ, डिवाइड, डिवाइड क्या, किसको डिवाइड? 7 से 5 को नहीं, तो वो तो पॉइंट में आंसर निकाल करके बोल रहे हो ना। कितना बड़ा मेथड हो जाएगा यार, पॉइंट में हम डिवाइड, डिवीजन तो बहुत बड़ा होता है ना यार, डिवीजन तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसके लिए आपको करना क्या होता है, बहुत सिंप्लीफाइड वे है। देखो, आपको जब भी कंपैरिजन करना हो, आप पहले दो नंबर्स को ऐसे लिखो। ठीक है, फिर लगाओगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाया, क्रॉस बनाया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्रॉस बनाया तो 9 5 जा 45 हो गया, बट 7 7 जा 49 हो गया, तो कौन सा ग्रेटर है? याद रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन कैसे चेक करोगे आप? ग्रेटर देन आप चेक करोगे जिसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी जिसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या 5 वाले का बड़ा आया था, 7 वाले का बड़ा आया था कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली क्या, कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया? 7/9 बड़ा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि 5/7 इज लेस देन 7/9। नई बात समझ में आई है? कंपैरिजन करना समझ में आया? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, क्या ही लगा।
समझ में आ गई बात क्या? नहीं आई? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन का टॉपिक। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपका खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, और कल हम लोग एक टॉपिक में चलने वाले हैं जिसका नाम है डेसिमल। अब उसमें रिकरिंग बेस्ड डेसिमल है। ठीक है, अभी तक डेसिमल आप लोगों ने समझा होगा कि कोई एक डेसिमल पॉइंट वाला टॉपिक रहेगा, लेकिन रिकरिंग बेस्ड डेसिमल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट दे देता हूँ उसका अभी। ठीक है, तो रिकरिंग बेस्ड डेसिमल का मतलब है अगर आपसे बोला है 0.73 एंड यहाँ पे बार लगा दिया गया है 33। ठीक है, या फिर आपको बोल दिया है 20.6 बार। ठीक है, सो ये जो बार वाला वर्क वर्क है, विनिकुलम वाला वर्क है, ये रिकरिंग बेस्ड कहलाता है। हम इस पे डील करेंगे फ्रैक्शंस में। ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डेसिमल। ठीक है, कल हमारा ये टॉपिक रहेगा डेसिमल। इसमें भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ऐसा भी करके बोला जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करोगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तब कैसे करोगे? इसका मतलब पता है क्या है? अगर 0.2 लिखा है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 0.2222 और ये डॉट डॉट इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 0.2 को तो सॉल्व कर सकते थे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? समझ रहे हो? तो कल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक और रहने वाला है। आज तो थ्योरेटिकल टॉपिक ही था। ठीक है, फ्रैक्शन का। ठीक है, कल एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, कल क्लास मिस मत करना कोई भी। ठीक है, सो और इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो। जितनी भी चीजें मैं बताई, आज मैंने साइक्लिसिटी का पूरा क्रम बता दिया। ठीक है, साइक्लिसिटी के लिए कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, वो क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपके नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस फंस रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना, भले ही वो किसी भी एसएससी के किसी भी एग्जाम में मिले, लेकिन मिल जाते हैं। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो भी आप लोगों ने बुक ली हुई है, बुकलेट ली हुई है, उससे प्रैक्टिस करते रहो। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो मेरे से डाउट पूछ सकते हो आप लोग आकर के। ठीक है, तो चलो कल के लिए मिलते हैं। यहाँ तक सब समझ में आ गया? ठीक है, कल का यही टॉपिक है, डेसिमल। ठीक है, चलो मिलते हैं, जय हिंद। क्या हुआ?